तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 15 न्यूक्लियर फिजिक्स और सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 13 है। तो आज अपने इसका पार्ट नंबर 15 करने जा रहे हैं। इसमें अपने डिस्कस करेंगे जो बुक के क्वेश्चंस हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चंस ऑफ बुक पार्ट 1 और क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस। तो देखो, ये जो पार्ट है ना आपका इंग्लिश मीडियम के लिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें मैं वो पार्ट डाल रहा हूँ जो यानी कि वो क्वेश्चंस डाल रहा हूँ जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। जैसे कि पार्ट नंबर 2 था जो अपना इसी चैप्टर का, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे, पार्ट 3 में करवाए थे और पार्ट 8 में करवाए थे। तो वो सारी वीडियोज़ में से कट करके क्वेश्चन इस सारी वीडियो एक ही वीडियो में उनको मर्ज कर रहा हूँ मैं सारी वीडियो में, यानी कि जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ताकि क्वेश्चन एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तभी ऐसा कर रहा हूँ। तो ये वाली वीडियो अगर आप देखना चाहो, अगर तो आपने पिछले क्वेश्चन कर ली हैं तो चाहे इसको मत देखना, लेकिन अगर आप दोबारा इसको रिवाइज़ करना चाहते हो तो कर लेना। इसमें कुछ भी नया नहीं है, पुरानी वीडियो में से ही पार्ट कट करके डाले हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, फर्स्ट जो इसमें न्यूमेरिकल है ये एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या आपसे पूछा हुआ है, क्या गिवन है, क्या पूछा हुआ है कि द रेडियस ऑफ जिंक, जिंक के नीचे यहाँ 30 लिखा हुआ और ऊपर 64 लिखा हुआ है। तो आपको पता है नीचे वाली वैल्यू जेड होती है और ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है, ए की होती है। इज़ अबाउट इन फर्मी मीटर, एफ एम फर्मी मीटर में आपको क्या करनी है, जिंक की इसकी रेडियस निकालनी है। आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है ना। तो अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 64 है, ठीक है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, आपको पता है कि R इज इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3 होता है। अब R0 की वैल्यू फर्मी में कितनी होती है, फर्मी में क्यों लोगे, क्योंकि आपको आंसर फर्मी में पूछा हुआ है। तो 1.2 फर्मी इसकी वैल्यू होती है। तो 1.2 R0 की वैल्यू लिखी और ए की वैल्यू 64 की पावर 1/3। अब 64 की पावर 1/3, इसका मतलब क्या है कि आपको 64 का क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, 64 का क्यूब रूट, यानी इसका मतलब क्या है, 64 की पावर 1/3 का मतलब ये है। तो क्यूब रूट क्या होता है कि मतलब 64 किस डिजिट के 3 बार मल्टीप्लाई से आता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आ जाता है। तो 64 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब इस 4 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4.8 फर्मी मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एक्स। कोई भी न्यूक्लियाई दिया हुआ आपको, एक्स यहाँ पे ओनली सिंबल है, कोई उसका केमिकल सिंबल आपको नहीं दिया हुआ, ओनली एक्स। ये है 15 और ऊपर है 22। इसमें आपको क्या निकालना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है। तो आपको पता है जेड एक्स ए होता है, वैसे तो इससे कंपैरिजन करें तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, जेड होते हैं। तो जेड इसमें 15 है, तो 15 आंसर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एन। आपको पता है ए माइनस जेड, मैंने कहा था ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, तो 22 में से 15 गया, 7 आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, क्या है अच्छा न्यूमेरिकल है, कंपटीशन में ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या है कि रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 16 इज 3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 128। कि आपको क्या है, अब समझो क्वेश्चन को, एक न्यूक्लियस दिया हुआ है जिसका मास नंबर 16 है, उसकी रेडियस तो इतनी है, और आपको 128 मास नंबर वाले की रेडियस पूछी हुई है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखो कि आप 2 इक्वेशन बनाओगे, एक इक्वेशन पहले केस को लेगी और एक इक्वेशन दूसरे को, दोनों को डिवाइड करोगे और फिर आंसर निकाल लोगे। ऐसे ही करते हैं अपने 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल देख लेना, एक चीज़ गिवन हो दूसरी पूछी हो तो 2 इक्वेशन बना के उनको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया है वैसे वैसे चलते हैं अपने, कि गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, ए इज़ इक्वल टू 16 आपके पास और r इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर है। तो अपने जानते हैं वी नो दैट r इज़ इक्वल टू R0 a की पावर 1/3 है। तो r इज़ इक्वल टू R0 16 की पावर 1/3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। फर्स्ट केस में भी ये 16 है और रेडियस देखो, ये वाली वैल्यू रेडियस की आपको गिवन है, इस रेडियस की वैल्यू आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, लेकिन मैं यहाँ पे पुट नहीं कर रहा, इसको वैसी के वैसी रख रहा हूँ, लास्ट में पुट करेंगे इसको।
अब नेक्स्ट देखो, नाउ अगेन गिवन मास नंबर, जो आपको मास नंबर दूसरा गिवन है वो मैंने ए डैश एज्यूम कर लिया, क्योंकि ए ऊपर माना हुआ है तो इसको ए डैश एज्यूम कर रहा हूँ, और ये है 128। तो अपने क्या करना है, इसकी रेडियस निकालनी है, तो रेडियस अपने एज्यूम कर लेते हैं। अभी ए डैश जो मास नंबर वाला न्यूक्लियस है उसकी रेडियस आर डैश है, तो आर डैश इज इक्वल टू R0 ए डैश की पावर 1/3, ठीक है। और ए डैश की वैल्यू पुट कर दो 128 की पावर 1/3, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करो, जो मेथड बताया है 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड, यानी आर डैश अपॉन आर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास R0 128 की पावर 1/3 और नीचे R0 16 की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो स्टूडेंट इसको कर लेगा आसानी से। क्या चीज़ है आपके पास कि 128 की पावर 1/3 है, मतलब 128 का क्यूब रूट निकालना है आपको, और एक क्यूब रूट 16 का। तो देखो 16 2 की पावर 416 होता है, या फिर 4 की पावर क्या होता है 216 होता है, ठीक है। तो ये दोनों 16 है, तो पावर 3 तो बन ही नहीं रही, पावर 3 तो 16 की बन ही नहीं सकती। कोई ऐसा डिजिट जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए, तो ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं, और ना ही कोई ऐसा डिजिट है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे तो 128 आ जाए। तो ये यहाँ पे पंगा पड़ गया। तो अपने क्या करेंगे कि अपने यहाँ पे इस 128 को फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, और ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसमें क्या आ रहा हो 16 आ रहा हो, ठीक है ना। 16 आ रहा हो, तो आपको पता है कि इसको 128 को फैक्टर्स में बांटेंगे तो 16 × 8 आ जाएगा, ठीक है ना। 16 × 8 और ऊपर 1/3 पावर। अब जब भी कभी आपको ऐसा हो कि 2 डिजिट मल्टीप्लाई में और ऊपर पावर हो, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और बीच में मल्टीप्लाई ही रहता है इनके, ठीक है ना। कि अगर आपको कह दूं मैं कि 2 × 3 और ऊपर क्या आ रहा है स्क्वेयर आ रहा है इनका, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करो, एक बार तो वैसे निकाल लो, 2 × 3 मतलब 6 और ऊपर स्क्वेयर मतलब 36। और एक मेथड जो अब बता रहा हूँ कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करके, फिर 2 की पावर भी 2 कर दो और 3 की पावर भी क्या कर दो 2 कर दो। तो 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9, कितना आ जाएगा 36। आंसर तो वही रहा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है कि 16 × 8 को क्या कर दिया, 16 की पावर 1/3 और 8 की पावर 1/3 डिवाइड कर दिया अलग अलग। अब आपको पता है कि नीचे 16 की पावर क्या है 1/3 पड़ा ही है, ऊपर वाले से कैंसिल, R0 से R0 कैंसिल, बचेगा क्या 8 की पावर 1/3, और R डैश की जो वैल्यू होगी वो ये R इसके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो R × 8 की पावर 1/3, और 8 की पावर 1/3 आपको पता है 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आता है, तो 2R इसका आंसर आ जाएगा। और R की वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10 की पावर -15 या 6 × 10 की पावर -15 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। या आप इसको 6 FM लिख सकते हो, 6 फेमटो मीटर इसको लिख सकते हो। तो ये आंसर है आपका। यहाँ तक आज अपने कंप्लीट करेंगे। अब देखो 2-3 बातें आपको बताऊँ मैं। एक तो जो इस चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेंगे, और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी चीज़ कि जो इसके न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के, कई स्टूडेंट्स ने मेरे को ये सजेशन दिया था और मुझे अच्छा भी लगा कि सर न्यूमेरिकल्स साथ साथ डिस्कस कर लिया करो टॉपिक के, ठीक है ना। तो तभी मैंने क्या किया, जो जो टॉपिक आपके आते जाएंगे, जो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे वो साथ साथ अपने डिस्कस करते रहेंगे। बाद में मैं क्या करूँगा कि जितनी वीडियो बनेगी, मान लो आपके टोटल 7 पार्ट बन गए और 7 पार्ट में से 4 पार्ट ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं इन 4 वीडियो लूँगा और इसमें से जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको काट के अलग कर लूँगा, और फिर चारों को क्या कर दूँगा मर्ज कर दूँगा, और मर्ज करके एक नई वीडियो बना दूँगा ओनली जिसमें न्यूमेरिकल होंगी इसी में से वीडियो, मतलब उसमें ये वाला पार्ट ही होगा, लेकिन वो स्पेशल न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग वीडियो बन जाएगी। अलग अलग वीडियोस में से मैं न्यूमेरिकल अलग निकाल के और लास्ट में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जो ओनली न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगी, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़, अगर CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, तो देखो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन यही है। दूसरी चीज़, आपकी जो बुक के न्यूमेरिकल हैं वो आपके एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं। मैंने देखा है CBSE बोर्ड में आपके जो कोई रेफरेंस बुक है उसमें से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं।
तो ये वाले न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप इनको करते हो तो आपके बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल तैयार होंगे। ऐसे मत समझना भी हम तो राजस्थान बोर्ड वाली बुक में से पढ़ेंगे ही नहीं, आपके बहुत ही बेनिफिट की बुक है ये भी। तो आप ये वाली न्यूमेरिकल करो। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब थ्योरी आपको ये सारी करनी ही है, थ्योरी तो सेम ही है। अब मान लो कि जो न्यूक्लियस रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे है वही आपकी बुक में है, फॉर्मूले सारे सेम हैं, थ्योरियाँ सारी सेम है, फिजिक्स कभी चेंज नहीं होती बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो थ्योरी आप ये करते चलो। मैं क्या करूँगा कि आगे जब भी मेरे पास टाइम होगा, ज़्यादा टाइम होगा, उस टाइम में या तो मेरे पास एक यूएसएस की बुक है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, जो आईआईटी जेईई और नीट के लिए आती है, या तो इसमें से, और या फिर मेरे पास एक एस.एल. अरोड़ा की बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है वो वाली। उसमें से आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में और ज़्यादा डिस्कस कर दूंगा हर एक टॉपिक से रिलेटेड। जब अपने क्या करेंगे, कोर्स को काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेंगे, तब अपने पास न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत टाइम होगा। और न्यूमेरिकल को आपको स्पेशली मैं जितने आप कहोगे उतने करवा दूंगा। अगर आपको एक चैप्टर में से 50 न्यूमेरिकल, 100 न्यूमेरिकल भी चाहिए तो उतने डिस्कस आपको कर दूंगा। तो आप वो टेंशन मत लो। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट भी इससे ज़्यादा जुड़ें, बेनिफिट हो। आपके फ्रेंड्स को आप शेयर करो ये वाला चैनल कि फिजिक्स अगर आपको समझ आ रही है अच्छे तरीके से तो मुझे बताया भी करो, सर हमें बहुत अच्छा समझ आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इस चीज़ को याद रखो, आप प्रैक्टिस करते रहो तभी आपको फिजिक्स आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको दिया हुआ है कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी फॉर 26 Fe56। 56 एटॉमिक मास है, इसका मास नंबर है, और 26 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और फेरस आपको दिया हुआ है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है और आपको गिवन वैल्यूज़ है ये। एटॉमिक मास ऑफ 26 Fe6, एटॉमिक मास की जगह यहाँ मास ऑफ न्यूक्लियस आना था, ठीक है, न्यूक्लियस का मास आना था, या ओनली मास ऑफ इसका आना था, एटॉमिक नहीं आएगा यहाँ पे, एटॉमिक काट लेना आप, क्योंकि मैंने बुक के अकॉर्डिंग लिख दिया। मास ऑफ डायरेक्ट आएगा। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको गिवन है यू की फॉर्म में भी, इतने यू होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन गिवन आपको यू की फॉर्म में इतना होता है, और ये वाला भी यू की फॉर्म में, यानी एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में दिया हुआ आपको। और आपको लास्ट में एक चीज़ लाइन दी हुई है, 1 U इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C²। वहाँ ऊपर पड़ा था, वहाँ 0.5 भी आता है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग चलना है, जो चीज़ न्यूमेरिकल में दी है उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, फिर ही आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर अपने क्या करें, जो चीज़ें दी हुई है उसको मैंने सिंबल्स की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला उसमें सिंबल आते हैं। तो जो मास ऑफ 26 Fe56 है वो कैपिटल M से शो करते हैं, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है जो कैपिटल M से शो करते थे, तो ये आ गया। मास ऑफ प्रोटॉन इतना और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको इतना दिया हुआ है। अब आपको एक चीज़ पता है कि उस जो फॉर्मूला ऊपर वाला था बाइंडिंग एनर्जी वाला, उसमें Z और A-Z आ रहे थे, तो इन दोनों की वैल्यू अपने फाइंड कर लेते हैं। Z की वैल्यू तो आपको पता है कि अगर इसको देखें अपने, तो Z की वैल्यू 26 आ रही है और A की वैल्यू यहाँ से 56 आ रही है, ठीक है। तो 26 और 56 इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो A-Z यहाँ पे 30 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। अब क्या करो, आप बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। तो बाइंडिंग एनर्जी में क्या करेंगे, अपने सारी वैल्यूज़ अपने पास है फॉर्मूले में रखने वाली, तो वो सारी पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगी, ZMP प्लस A-ZMN और माइनस में कैपिटल M और इंटू C²। तो यहाँ Z की वैल्यू 26, ये U में रख देंगे। देखो यहाँ U आएगा इसके साथ, क्योंकि आपको पता है U ऐसे नहीं भी कोई वैसी सिंबल है, इसका अर्थ होता है U का 1.66054 इंटू 10⁻⁻27, और यहाँ भी U आएगा। तो तीनों जगह U आएगा अंदर, तो वो U मैंने यहाँ कॉमन निकाल के लिख दिया। ये तीनों U की जगह ये वाला U कॉमन निकाल के लिख दिया यहाँ पे। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना भी U क्यों नहीं लिया, वो U यहाँ पे लिया हुआ है, कॉमन निकाल के लिखा हुआ है, और साथ में जो C² है वो C² आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, जब अपने इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यूज़ आ जाती है, इन दोनों का सम करो, तो सम करने पर ये 56.46368 आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस करो तो ये -52878 सॉरी 0.52878 U इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इतनी वैल्यू किसकी वैल्यू है, मास डिफेक्ट की वैल्यू है। अगर आपसे मास डिफेक्ट पूछें तो C² नहीं लगाना, ओनली इतनी वैल्यू लिखनी है, ये मास डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मास डिफेक्ट को अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। जो आपको ऊपर लिखी हुई चीज़ थी कि 1U इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C², उसका यूज यहाँ पे होगा।
कैसे होगा, देखो जब भी आपको ऐसे आंसर आएगा आपके पास, यहाँ तक आप पहुँच जाओगे हर एक क्वेश्चन में जो भी बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन होगा। अब इस एक यू, ये यू की जगह आप इसको 1 U भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में ही होता है हर एक किसी के। तो ये यू की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वेयर। ठीक है, तो इस सी स्क्वेयर से ये वाला सी स्क्वेयर कैंसिल, तो ओनली एनर्जी बचेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इस 931 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड देखो करने का क्या है, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। एक मेथड यहीं से ही है कि अगर आप ये वाली वैल्यू नहीं रखना चाहते भी, ये इसमें नहीं कन्फ्यूज होना चाहते, तो यू की वैल्यू रखो यहाँ पे। ये तो स्टार्टिंग में आएगा ही, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1.66054 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -27 आ जाएगी। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर, तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, तो सी स्क्वेयर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 16। तो इतनी लंबी वैल्यू आ जाएगी, उसको जब सॉल्व करोगे फिर उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो वो सारी वैल्यूज़ बहुत लंबी आ जाएंगी। पहले जूल में आएगी, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, इसमें आपको नहीं पढ़ना। मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ कि जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए आपके पास यू सी स्क्वेयर, तो यू जहाँ पे भी आ रहा है उसकी जगह ये पुट कर दो आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वेयर और इंटू सी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर हमेशा कैंसिल होगा और ये वैल्यू आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपका आज के टॉपिक। इन टॉपिक को मैं आपको कहता हूँ इसके नोट्स बनाओ, प्लस इसको लिख के देखो रफ कॉपी में, तब आपके याद होंगे। याद करने का फिजिक्स का वो एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करना। तो होप आपको समझ आ रहा होगा, और अच्छे तरीके से इसको समझाने की जो और टॉपिक है ट्राई करूँगा। आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, कमेंट्स के थ्रू आप बताते हो समझ आ रहा है सर सब कुछ। तो आपके जो भी सजेशंस हैं, मुझे 1-2 सजेशन आए थे। एक तो आया था कि सर कैलकुलेशन बताओ भी, कैलकुलेशन आसान कैसे करते हैं, तो वो कैलकुलेशन पर वीडियो बना दूंगा। या क्या है कि कई टॉपिक्स इसमें ऐसे होते हैं, जैसे एनर्जी मास रिलेशन आ गया आइंस्टाइन का, या 1-2 टॉपिक कोई और, उसकी मैं 5-5 7-7 मिनट की अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो बना दूंगा, जिससे वो टॉपिक जो छोटे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएं अच्छे तरीके से। क्योंकि इस वीडियो में उनको डालता हूं तो इस वीडियो की लेंथ बहुत ही लंबी हो जाती है, आपको बोरिंग भी लगेगा। ठीक है, तो उनकी अलग से वीडियो बना के मैं इसमें डाल दूंगा 5-5 7-7 मिनट की। आप अच्छा लगे, आपको अगर ये सजेशन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर आप ऐसे ज़रूर करो, और जो कैलकुलेशन पर वीडियो हो मैं जल्दी डालूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जो कि एन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस इसका पार्ट फर्स्ट है, इसमें अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपका जो ये वाला चैप्टर है ये अब तक 60 to 70% कंप्लीट हो चुका है, जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आज जो आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ वो 60 या 70% जितना कंप्लीट हो चुका है उससे रिलेटेड ही हैं। जो रह गए वो अपने लास्ट में करेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए आज स्पेशली आपको मैं कहता हूँ कि एक अलग से क्या करूँगा, देखो अब सारे न्यूमेरिकल तो एक वीडियो में मैं अलग से नहीं करवा सकता क्योंकि बड़ी हो जाएगी। तो जो जो वीडियोस में मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ उन वीडियोस में से वो पार्ट निकाल के न्यूमेरिकल की अलग से बना दूंगा, जहाँ आपको सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज अपनी वीडियो में अब करेंगे MCQ क्वेश्चन जो अब तक के चैप्टर में आ चुके हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसके जैसे क्वेश्चन आप कई कर चुके हो, फिर इसको समझते हैं। देखो क्या था, कई तो इसको भूल चुके होंगे स्टूडेंट्स, दोबारा उनकी क्या हो जाएगा रिवाइज, कि इफ़ द मास ऑफ लिथियम आइसोटोप, आपको लिथियम का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है इतने U। ठीक है ना, U क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होती है। एंड मासेज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड न्यूट्रॉन, यहाँ पे क्या है कि आपको एक हाइड्रोजन एटम का मास दिया हुआ और एक न्यूट्रॉन का, हाइड्रोजन एटम का तो इतना है और न्यूट्रॉन का इतना है। तो आपको फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम न्यूक्लियस। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है लिथियम की। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी के लिए सबसे पहले आपको पता है क्या चाहिए, मास डिफेक्ट चाहिए होता है। मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाती है, बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर से करते हैं तो क्या आ जाती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो अब देखो आपको यहाँ पे जो मैंने अब इसको जो आपको चीज़ें गिवन है उसको क्या है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है कि जो सिंबल्स आपके फॉर्मूले में यूज होते हैं। तो ये वाला लिथियम का मास है तो इसको कैपिटल M से शो करते हैं, अपने जो भी एटम का मास होता है। फिर देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी उलझन में डालने के लिए न्यूट्रॉन का मास ना देके किसका दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम का मास दिया हुआ है अभी।
तो देखो न्यूट्रॉन क्या है कि आपका जो हाइड्रोजन एटम 1H1 होता है, तो इसमें क्या होता है, एक ही न्यूट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का जो एटम है इसका मास अप्रोक्सीमेट एक न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। हाँ, थोड़ा सा क्या होता है, न्यूट्रॉन से ज़्यादा होता है ड्यू टू क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी होता है इसमें। तो एटम में तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इंक्लूड होता है। तो लेकिन क्या होगा, आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है उससे 10,000 टाइम्स क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। ठीक है ना, वो 10⁻⁻27 होता है और इलेक्ट्रॉन का 10⁻31। तो मतलब न्यूट्रॉन क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा हैवी। तो तभी अपने इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल सा मानते हैं। ठीक है। तो अब देखो आपको क्या है कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हो तो इसको किसका मास मानना है, आपको प्रोटॉन का मास मानना है। क्योंकि हाइड्रोजन एटम क्या होता है, एक प्रोटॉन ही होता है उसमें, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है। तो मतलब जो एम ऑफ एच है यानी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो मास ऑफ प्रोटॉन की इक्वल ही है, लगभग इसके इक्वल मान लिया आपने। स्पेशली याद रखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में मिलेगा आपको, कंपटीशन की बुक उठा के देखना, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल में हाइड्रोजन एटम लिखा मिलेगा। और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको इतना गिवन है। अब देखो आपको पता है कि अगर अपने मास डिफेक्ट निकालना है तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। और इसमें अपने को जेड और ए चाहिए। तो देखो आपको सिंबल दिया हुआ लिथियम का, तो इसको देख के जेड तो क्या होता है, नीचे वाला होता है, और ए माइनस जेड आपके पास ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, 7 में से 3 तो ये 4 हो जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले में सारे की वैल्यू पुट कर दो, तो ये सारों की वैल्यू पुट कर दी। और एक चीज़ मैंने आपको बताई, ये यू मैं यहाँ पे कॉमन लेके लिख देता हूँ, क्योंकि इसके साथ भी यू आता है, इसके साथ भी आता होता है और इसके साथ भी आता है। तो इन तीनों यू को कॉमन लेके यहाँ लिख दिया, तो ये यू यहाँ पे आ गया, और अंदर आपके मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा। तो फाइनल आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.04213 यू। अब आपको पता है कि इसको बाइंडिंग एनर्जी में चेंज करना हो तो आप क्या करते हो, ये जो यू आता है इसकी जगह यू की जगह रखते हो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। और इनटू में क्या होता है, सी स्क्वायर आ ही जाता है बाइंडिंग एनर्जी वाले में, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। तो देखो सीधा सा तरीका है कि आप इस यू को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 931 से कर दो। ठीक है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सी स्क्वायर काटने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 0.4213 इंटू क्या कर दो 931 इज इक्वल टू आंसर में लिख दो मेगा, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे यहाँ पे आया 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई बाइंडिंग एनर्जी। ऐसा न्यूमेरिकल आपने 2-3 कर चुके हैं ऑलरेडी, तभी मैंने नहीं इसको पूरा डिटेल में करवाया। तो ये 39.2 डी ऑप्शन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो आपके पास आता है जो आज अपने टॉपिक किया, हाफ लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है ना, तो देखो क्या है आपके पास गिवन, पहले आपको गिवन देखना है, फिर देखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर सॉल्व करना है। तो इफ़ द सम इंस्टेंट, इफ़ एट सम इंस्टेंट देयर आर 1.024 इंटू 10⁻24 एक्टिव इन सम रेडियो एक्टिव सैंपल। मतलब आपके पास इतने एक्टिव एटम्स हैं किसी टाइम पे आपके जो रेडियो एक्टिव सैंपल है, देन नंबर ऑफ रिमेनिंग आफ्टर 8 हाफ लाइफ्स विल बी। मतलब स्टार्टिंग में इतने थे और आपको टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया, 8 हाफ लाइफ के बराबर आपको टाइम दे दिया। तो इतने टाइम बाद निकालो भी कितने रहेंगे उसमें, क्योंकि आपको पता है डिके होते जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा है कि सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो भी। तो सिंबॉलिक फॉर्म में जो स्टार्टिंग में न्यूक्लियाई होते हैं, एटम होते हैं, वो क्या होते हैं, N0 होते हैं। तो N0 इज इक्वल टू ये आ गया। अब आपको जो टाइम दिया है वो टाइम 8 हाफ लाइफ के बराबर दिया है। तो एक हाफ लाइफ का टाइम अपने टी हाफ लिखते हैं, तो 8 हाफ लाइफ का कितना लिखेंगे, 8 टी हाफ लिख देंगे। अब दूसरा नहीं दिया टाइम की, यही फॉर्म दिया तो यही फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो आप जानते हो जो अभी आपने ऊपर फार्मूला पढ़ा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था कि N/N0 किसके इक्वल आता है, 1/2 टी की पावर 1/2 की पावर टी हाफ। अब जिस की वैल्यू आपको पता वो रख दो। एक बार मैं N0 की वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट में करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं इस टी की जगह क्या रख रहा हूँ, आपका 8 टी हाफ रख रहा हूँ। तो 8 टी हाफ रखा तो अपॉन में टी हाफ है, तो इस टी हाफ से टी हाफ कैंसिल, तो ये बचेगा 1/2 की पावर 8। और 2 की पावर 8 क्या होती है, 256 होती है। 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 2 दूनी 4, 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 64, 128, 256, 8 पावर क्या होती है 256 आ जाती है, 256 आपके पास। ठीक है,
तो अब क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू n0 अपॉन 256 आ गया। तो n0 की वैल्यू आप पुट कर दो और 256 को अब इससे देखो ये 1.024 है, तो क्या करो इससे 3 पावर इसमें ले लो, मतलब 1000 इसमें से निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दो 1000 निकाल के, तो ये 10224 बनेगा, यहाँ 10 की पावर 21। तो 256 से जब आप इसको काटोगे तो ये 4 इंटू 10 की पावर 21 आ जाएगा। तो ऐसा क्या है कि आपके जो ऑप्शन है इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मतलब इसके सारे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, आपको गलत दिए हुए हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आपको सही दिए होंगे अगर आया तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से चलना है। तभी मैंने आपको क्या है कि वैसे तो क्या है, यहाँ पे आपको 10 की पावर 24 की जगह 10 की पावर 21 देना चाहिए अगर आपको 17 आंसर निकालना है तो, ठीक है ना। तो ये रकम गलत है, या तो क्या है ऊपर वाले को सही करो या क्या है आंसर को सही करना पड़ेगा। तो क्या है कि आप अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से करोगे तो सही रहोगे, कॉन्फिडेंट होके न्यूमेरिकल करें। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि भाई बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आना तो मुश्किल लगता है, लेकिन कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन क्या है कि रेगुलरली पूछ ही जाते हैं। तो देखो क्या है, आपको दिया क्या हुआ है, समझो इस क्वेश्चन को। समझ लिया अगर आपने तो देखो कैलकुलेशन इसकी इतनी हार्ड नहीं है। इट इज़ फाउंड इन एन आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन ऑफ वुड, यानी आपको क्या है कि एक पुरानी वुड दे दी आज से कई हज़ार साल पहले की, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल मतलब जो पुरातन है, पूरी पुरानी है, ओल्ड है आपके पास, वो क्या दे दिया, उसका एक सैंपल दे दिया वुड का आपको। उसकी एक्टिविटी क्या है, जब आपको यानी अब दिया उसकी एक्टिविटी 10 डिस्टिंग्विश पर मिनट पर ग्राम है, मतलब उसमें 10 न्यूक्लियाई 1 ग्राम में 10 न्यूक्लियाई 1 मिनट में क्या होते हैं, डिके होते हैं। सॉरी यहाँ पे मिनट दिया हुआ, मिनट नहीं होगा, सेकंड होगा। मिनट है तो मिनट पड़ा रहने तो कोई बात नहीं, क्योंकि चाहे मिनट लिखो चाहे सेकंड लिखो वो कोई बात नहीं है, आपके पास वैसा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या है कि ऑफ स्पेक्ट्रम वाइल द एक्टिविटी इन फ्रेश वुड, यानी जो फ्रेश वुड है आपके पास उसमें एक्टिविटी इतनी होती है, लेकिन आपको एक पुरानी वुड दिया उसकी एक्टिविटी इतनी है। मतलब अब आपको क्या है कि ये तो क्या है R0 की वैल्यू हो जाएगी, एक्टिविटी इन स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग में तो वो वुड नहीं थी, धीरे धीरे पुरानी हो गई, तो स्टार्टिंग में एक्टिविटी उस वुड की इतनी है और किसी टाइम T पे कितनी है, इतनी है एक्टिविटी। तो अब आपको क्या है कि आपको दिया हुआ है कि जो कार्बन C14 है, मतलब कार्बन 14 है, इसकी जो एज है वो 5700 ईयर्स है, ठीक है ना, 5700 साल है। द एज ऑफ सैंपल, जो आपको सैंपल दिया उसकी एज आपको निकालनी है। तो क्या होता है कि वुड में कार्बन होता है और वो कार्बन क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, मतलब वो धीरे धीरे डिके होता रहता है। तो जैसे जैसे डिके होगा उसकी एक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो आपको अब की एक्टिविटी दी हुई है भी 10 है, और जब स्टार्टिंग में थी मतलब कि फ्रेश वुड होती है उसकी एक्टिविटी इतनी होती है। तो आपको फाइंड करना है हाफ लाइफ, फाइंड करना सॉरी हाफ लाइफ आपको गिवन है, टाइम फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें आपको गिवन होगी, चौथी फाइंड करनी होगी। तो न्यूमेरिकल तो आपके समझ आ गया होगा। अब वही चीज़ है कि R की वैल्यू गिवन है, R0 गिवन है, T हाफ गिवन है, फाइंड क्या करना है, T फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाओ इसका। अब इसको देखो सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा अलग है, अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको समझ सकते हो। देखो क्या चीज़ है, फॉर्मूला उलझा के दिया हुआ है और इसमें क्या है ऐसे आते हैं कई बार। अब देखो क्या है आपको कि ये फॉर्मूला है, अब इसमें R की वैल्यू 10 है और R0 की वैल्यू 14.14 है। तो अब देखो जो आपको ये वाली यूनिट दी हुई है ना, ये चाहे कुछ भी दी हो, क्योंकि ऊपर R रखेंगे नीचे R0 तो इसकी यूनिट से ये वाली यूनिट कैंसिल। तो कुछ भी यूनिट दी हो अगर दोनों की होनी सेम चाहिए बस। मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा है, सेकंड क्या है कि जो आपकी हिंदी मीडियम की बुक है उसमें सेकंड दिया हुआ है, आपकी इंग्लिश मीडियम में अगर इसको मिनट लिखा है तो मिनट पड़ा रहने दो, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे मिनट या सेकंड से, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, अगर कैंसिल ना होते हो फिर फ़र्क पड़ता होता है। तो ये क्या हो जाएगा 10/14.14 और ये हो जाएगा 1/2 की पावर, ऊपर तो T और नीचे T हाफ आपको 5700 ईयर्स दिया हुआ है। अब ईयर्स को भी सेकंड में बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईयर्स है तो आपका आंसर भी ईयर्स में ही आएगा, उसको ज़रूरत नहीं है सेकंड में बदलने की, याद रखना है। अगर आपको मिनट दिया तो मिनट में वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, अगर सेकंड दिया तो सेकंड में पुट कर दो, जिसकी वैल्यू पुट करोगे उसी में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 1 पॉइंट, अब देखो इसको क्या किया मैंने, थोड़ा सा अरेंज किया है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, इसको 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया,
इसको भी डिवाइड कर दिया 10 से इसको भी, तो 10 से ये वाला 10 डिवाइड होकर 1 बन जाएगा और नीचे वाले में पॉइंट खिसक के यहाँ लग जाएगा, मतलब 1.414 हो जाएगा और ये बनेगा 1/2 की पावर t अपॉन 5700। तो अब 1.414 √2 की वैल्यू होती है, आपको पता है। तो इसको मैंने 1/2 बनाने के लिए क्या किया, पहले 1/√2 लिखा, क्योंकि इस 1.414 की जगह क्या रखा, √2 रखा और इसके इक्वल ये वाले 1/2 की पावर t अपॉन 5700। तो अब इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 1/2, क्योंकि जो रूट होता है वो कितनी होती है, इसको रूट को अपने लिखते हैं 2 की पावर 1/2, किसी की पावर रूट मतलब उसकी पावर 1/2 है। तो अब देखो ये दो चीज़ें आ गई आपके पास। अब एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में कि अगर आपके पास बेस सेम है, बेस आर सेम, सो पावर्स आर आल्सो सेम, मतलब बेस ही इसके दोनों के सेम है, 1/2 है, तो पावर्स भी क्या होगी, सेम होगी। तो जब आप पावर्स को सेम करोगे तो आपके पास 1/2 इधर रह जाएगा और t अपॉन 5700 इधर, तो मतलब t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये 5700 यहाँ आएगा, इसका हाफ होके 2850, मतलब जो आपको वुड दी हुई है, सैंपल दिया हुआ है वो 2850 साल पुराना है, 2850 ईयर्स क्या है वो पुराना है, उसकी एज है। तो वाकई ज़बरदस्त न्यूमेरिकल था, 2-3 बार करके देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो कि फॉर ड्यूट्रॉन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको गिवन है 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फॉर दिस न्यूक्लियस द मास डिफेक्ट इज, मास डिफेक्ट फाइंड करना है, उल्टा दे दिया, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दी और मास डिफेक्ट आपको निकालना है। आपको पहले क्या होता था, मास डिफेक्ट निकाल के फिर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होती थी, इसमें वो रिवर्स आ गया बस। तो रिवर्स आ गया तो रिवर्स चलेंगे। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में जब आपने बाइंडिंग एनर्जी निकालते थे मास डिफेक्ट से तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² से मल्टीप्लाई करते थे। अब आपको बाइंडिंग एनर्जी दे दी और उसको क्या करना है, मास डिफेक्ट में चेंज करना है, तो आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, सीधी सी बात है। तो सीधा डिवाइड ना करके देखो क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको ड्यूट्रॉन दिया है, तो ड्यूट्रॉन क्या होता है, 1h2 होता है। तो 1h2 के लिए आपको डेल्टा ई बी बार की वैल्यू गिवन है, यानी डेल्टा ई बी बार क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। आपको पता है कि जो ए होता है वो 2 होता है, तो पहले अपने बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं ओनली, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, मतलब ए से डिवाइड किया हुआ है इसमें। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की डेफिनेशन पता हो तो डेल्टा ई बी इज इक्वल टू ई बी अपॉन ए, मतलब पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है आपकी, डेल्टा ई बी बार होती है। तो इसको डेल्टा ई बी बार इज इक्वल टू डेल्टा ई बी अपॉन ए, तो यहाँ से डेल्टा ई बी की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो ये ए इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपके पास जो आ जाएगी यानी डेल्टा ई बी की वैल्यू वो 2 इंटू डेल्टा ई बी बार, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है ये वाली, तो 2 इंटू डेल्टा ई बी बार, तो ये आ जाएगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी, मतलब डेल्टा ई बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब आपको पता है या तो इसको क्या करो, डायरेक्ट 931 से डिवाइड कर दो। अब कई स्टूडेंट्स कह रहे होंगे भी सर 931 से डिवाइड क्यों करना है, तो वो अब समझो तरीका इसका क्यों करना है कि आपको पता है कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किससे मिलती है, 1 U मास से मिलती है। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन किससे मिलेगी, ये 931 इसके क्या आ जाएगा, अपॉन में। वही चीज़ है कि 50 चीज़ों का रेट कितना है, 100 रुपये है, तो एक का कितना होगा, 100/50 होगा, और जितनी का आपको निकालना है वो क्या कर देते हो आप, इसके मल्टीप्लाई में कर देते हो। वही चीज़ यहाँ पे है, तो इतनी एनर्जी से कितना मास बनेगा, तो इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मास आपके पास 0.0024 U आपका आंसर आ जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो, सिंपल करने के लिए 931 से डिवाइड कर दो, तो वो आपका आंसर किस में आ जाएगा, U में आएगा। मास डिफेक्ट है तो उसकी यूनिट क्या होगी, U होगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन है जो आपका 7th में क्या है कि 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय 10 एंगस्ट्रॉम, 2 प्रोटॉन हैं और कितनी डिस्टेंस पे हैं, वो 10 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। लेट एफ एन एंड एफ ई बी द न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम, यानी कि फोर्सेज आपको दिए हुए हैं, एफ एन तो न्यूक्लियर और एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कूलम फोर्स है। तो आपको दिया हुआ है 100, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, बीन में से क्या होगा, कौन सा सही होगा। तो या तो एफ एन वेरी वेरी ग्रेटर देन एफ ई, या एफ ई वेरी वेरी ग्रेटर देन एफ एन, या दोनों इक्वल, या एफ एन इज स्लाइटली मोर देन एफ ई, मतलब एफ एन एफ ई से थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा।
तो अब देखो, अगर आपको क्या है कि अगर आपने न्यूक्लियर फोर्स में मैंने आपको जो पॉइंट करवाए थे वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। देखो, आपको प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस कितनी दी है, 10 एंगस्ट्रॉम दी है। अब जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या होता है कि इनके जो चार्ज होता है प्रोटॉन का उस पर डिपेंड नहीं करता, ओनली डिस्टेंस पे डिपेंड करता। और आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स कितनी डिस्टेंस तक इफेक्टिव होता है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर की अगर डिस्टेंस है ना, तो फिर ये क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो अब देखो सोल्यूशन इसका कि डिस्टेंस आपको दी हुई है 10 एंगस्ट्रॉम, या इसको मीटर में चेंज करें तो 10 × 10⁻⁻10, इस एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 आता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। अब क्या हो जाएगा, जो बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज अफेक्टिव इन द रेंज ऑफ इतनी रेंज के अंदर इफेक्टिव होता है, एंड दिस डिस्टेंस 10 जो -9 मीटर डिस्टेंस है वो इससे क्या है, 10⁶ टाइम्स ग्रेटर है। मतलब इस डिस्टेंस से ये वाली डिस्टेंस कितने टाइम बड़ी है, 10⁶ टाइम। मतलब 10 के पीछे आप क्या करो, 6 जीरो लगा दो, तो 6 जीरो लगाओगे तो ये आ जाएगा 10 लाख, यानी 1 मिलियन टाइम्स इससे बड़ी है, 10 लाख गुना बड़ा है इससे डिस्टेंस ये। तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे तो ये फोर्स इफेक्टिव रहता ही नहीं है, जीरो हो जाता है बिल्कुल, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो लेकिन इतनी डिस्टेंस पे क्या होगा, जो आपका कूलम फोर्स होगा उसकी बात करूं तो कूलम फोर्स क्या होता है, जो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता है कूलम फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली। तो अगर इस डिस्टेंस की वैल्यू मैं 10⁻⁻9 रखूँगा तो इसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻18 हो जाएगी, ठीक है ना, ये बनेगी। और जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बनेगी 10⁻18। तो इतना बड़ा होगा ये वाला फोर्स जो आपका कूलम फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर काम नहीं करता। तभी कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जो जो आप इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो इफेक्टिव क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स क्यों नहीं लगता। तो उसका रीज़न यही है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि ये मान लो न्यूक्लियस है आपके पास, और इलेक्ट्रॉन क्या है कि जो सबसे छोटी रेडियस होती है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये कितनी होती है, 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर की ये डिस्टेंस होगी, मतलब ये डिस्टेंस अब क्या होगी, 10,000 गुना इससे बड़ी, सॉरी 1 लाख गुना इससे बड़ी होगी। न्यूक्लियर जो फोर्स है उसकी रेंज 10⁻⁻15 होगी, और इसकी जो होती है 10⁻⁻10। तो इतनी ज़्यादा दूरी पर ये क्या होता है, डिस्टेंस पर ये वाला जो फोर्स है आपका इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तभी जो इलेक्ट्रॉन है उन पर न्यूक्लियस जो फोर्स होता है या न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि क्या आंसर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो न्यूक्लियर फोर्स से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अब देखो 9th क्वेश्चन क्या है आपके पास, 9th क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो द न्यूक्लियस हैविंग हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कि इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है। तो अब आप सोचोगे कई स्टूडेंट्स, भाई सर इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं दी है, हम वैल्यू याद कैसे करें, इतने एलिमेंट्स की वैल्यू याद कैसे होगी हमारे। तो देखो याद करने वाली तो चीज़ ही नहीं है इसमें कोई। अगर आपने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसका आंसर दे सकते हो। अगर आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला, तो क्या होगा आंसर। देखो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की किसकी होती है, आयरन की होती है। स्पेशली बताया था आयरन सबसे ऊपर आता है ग्राफ में, जो ऐसे ग्राफ चलता है ना ऐसे वाला, उसमें आयरन क्या होता है, यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है। इसकी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको बताया था एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो वही चीज़ है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू हाईएस्ट फेरस के लिए होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फेरस आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई सोचने वाली बात नहीं है इसमें, ओनली अगर आपने पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अब देखो सोचने वाला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसमें कि ऑन इंक्रीजिंग द मास नंबर, कि मास नंबर को अगर अपने इंक्रीज करें, मास नंबर पहली चीज़ होती क्या है, ए होता है। मास नंबर को इंक्रीज करें विद ऑफ द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज इज नॉट चेंज्ड, इनमें से कौन सी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है जो नहीं चेंज होगी मास नंबर के साथ। तो देखो प्रॉपर्टी वो वाली नहीं चेंज होगी जिसके फॉर्मूले में मास नंबर यानी ए ना आता हो। जिसके फॉर्मूले में ए आता है और अगर आप ए की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होगी। भैया आपके पास अगर मान लो मैं आपको कहता हूँ कि फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R² होता है,
ठीक है। तो अब इसमें आपको मैं कह दूं भी आर की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इसी तरह से Q1 Q2 की वैल्यू अगर चेंज करें तो होगी। मतलब कि फॉर्मूले में जो चीज़ आ रही है उसकी वैल्यू चेंज करने पर जो क्वांटिटी है आपकी उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो अब अपने को इन चारों में से वो फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें ए ना आता हो, वो वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी ए के साथ। तो पहले नंबर पर आता है मास। चारों की बात करूंगा मैं। मास आता है तो मास क्या होता है, आपका जो मास होता है एटॉमिक मास, वो क्या होता है किसी भी जो न्यूक्लियस का अगर आपको मास निकालने को कह दे तो आप क्या कहोगे भी इसमें जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन उन सब का मास को ऐड कर दो, वो क्या आ जाएगा, आपका न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि विद इंक्रीज इन मास नंबर ए को अगर आप इंक्रीज करोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विल आल्सो इंक्रीज, सो मास विल आल्सो इंक्रीज। तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज। क्योंकि ए के बढ़ने से क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ गए तो मास क्या होगा, आपका पक्का ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम दूसरे नंबर पर। तो जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो आपको पता है, करवाया भी था मैंने, नहीं किया तो आप नोट से देख लेना या वीडियो से। V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर नोट क्यूब ए। आर नोट की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, 1.2 फर्मी बताई थी, अगर आपकी याद हो रिवाइज करा देता हूँ बीच में। तो यहाँ से देखो V इज़ प्रोपोर्शनल टू ए, V क्या कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी, मतलब मास भी नहीं होगा ना ही वॉल्यूम होगा। अब देखो नेक्स्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में ए आ रहा है कहीं पे, ये ए आ रहा है, तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी भी नहीं होगी। अब लास्ट बचा डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है अभी, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में कहीं भी ए नहीं आ रहा। तो डेंसिटी मैंने आपको बताया था, कोई भी न्यूक्लियस है, कोई भी बड़े से बड़ा एलिमेंट ले लो, डेंसिटी सारे न्यूक्लियस की क्या होती है, सेम। चाहे आप छोटे एलिमेंट की लो चाहे आप बड़े वाले की लो, हर एक की क्या होती है, डेंसिटी लगभग सेम होती है। और डेंसिटी की वैल्यू मैंने आपको लगभग बताई भी थी, 2.71 इंटू 10 की पावर क्या आता है 17, ऐसे करके कुछ आंसर निकाला था आपने। और मैंने कहा था कि लगभग सारे न्यूक्लियस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये वाली चीज़ क्या है, ए पर डिपेंड नहीं कर रही डेंसिटी, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला डी डेंसिटी हो जाएगा। तो ये था भी आपका आज के दो टॉपिक। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो कई स्टूडेंट्स अपने मन में ये नेगेटिविटी रख लेते हैं भी सर हमारे तो याद ही नहीं होता, हमें तो फिजिक्स समझ में नहीं आती। अपने मन में अपने लिए नेगेटिविटी कभी मत रखो, ज़रूर ये चीज़ मेरी आप गौर करो। अगर आपने अपने मन में आपके खुद के लिए नेगेटिविटी रख ली तो आपको वो चीज़ कभी नहीं समझ आ सकती, गारंटी है इस चीज़ की। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप क्या करो, उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से हमेशा फिजिक्स आती है, फिजिक्स को और कोई समझने का तरीका नहीं है। आज तक मेरे फिजिक्स में यानी कि आपको बताता हूँ भी हाईएस्ट नंबर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चलती हैं बीएससी तक चलती हैं, एमएससी में तो चलो ओनली सब्जेक्ट आ जाता है, हाईएस्ट नंबर फिजिक्स में से आए हैं। कारण क्या था, मैं रफ रजिस्टर भरता था ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स उतनी बढ़िया तरीके से आएगी। एक बार नहीं आता दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, कभी तो आएगा ही। ये तो अभी स्टार्टिंग है, बड़ी क्लासों में तो फॉर्मूले या डेरिवेशन इससे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, न्यूमेरिकल इससे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो करने का तरीका क्या है भी, आप क्या करो, हमेशा प्रैक्टिस करो, फिजिक्स की प्रैक्टिस से ही हमेशा फिजिक्स आती है, और कोई तरीका नहीं है फिजिक्स को करने का। और अपने लिए नेगेटिविटी कभी मत पालो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे 56 में से 56 नहीं आ सकते। कई स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसे थोड़ा 56 अपने तो पास हो जाए इतना बहुत है, तो वो भी पास ही होते हैं ओनली, उनके कभी नहीं बनते। जो सोचते हैं ना भी हाँ मेरे को लेके जाने हैं 56 में से 56 जो फाइनल पेपर है, मतलब टोटल 100 में से 100, तो उन्हीं के 100 में से 100 आते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करो, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जारी रखो, कंटिन्यू रखो। अब मैं वीडियो आपको लगातार देता रहूँगा, पिछले 2 दिन वीडियो मैंने नहीं डाली थी, अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि सर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो, तो भाई जो चालू कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है, इसको तो पूरा कर लो, फिर सेकंड कर लेंगे अपने। आपको सारा सिलेबस करवाऊंगा, मैं बार बार कहता हूँ सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा आपको। और इस ईयर यानी कि जो आपके नेक्स्ट मार्च तक जो फाइनल पेपर होंगे उससे पहले आपको एक बार करवा के और रिवाइज भी करवा दूंगा, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। लेकिन चलूँगा मैं अपने हिसाब से। हाँ, आपको क्या है कि अब सेकंड चैप्टर से मैं लगातार स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप कहोगे भी सर नेक्स्ट वीडियो डालो, ऐसे करो वैसे करो, तो वो भी मेरा खुद का हिसाब है अपना, उस हिसाब से मैं वीडियो डालता हूँ।
तो तभी आप क्या करो, आप तो बस, अगर आपको मान लो एक दिन वीडियो नहीं भी मिली तो प्रीवियस देख लो, कोई रिवाइज कर लो उस चीज़ का, रिवाइज से तो फ़ायदा ही होगा। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लेते चलो, आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ आपके, यानी कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं भी मेरे 100 में से 100 नंबर आए फिजिक्स में, तो वो हमेशा जुड़े रहें, उनकी हर टाइप से मैं सपोर्ट करूँगा, हर एक तरीके से अपने करेंगे, जो जो क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल बनते हैं वो अपने करते रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से जारी रखो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।